तो हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल समझा मैं। यार देखो, मोनेरा कंप्लीट हो गया, आज प्रोटिस्टा करना है। ठीक है, तो देखते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ, प्रोटिस्टा है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो और प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था हमारे हेकल साहब ने। ठीक है, प्रोटिस्टा टर्म गिवन बाय हेकल। अब देखो क्या कह रहा है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। क्या, कौन कौन सा? ऑल सिंगल सेल्ड और यूकैरियोट्स। सबसे पहली बात, यूकैरियोट्स तो है, मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोट्स था। ये यूकैरियोट तो है, लेकिन कैसा है? सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर नहीं है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। कारण कारण ये है कि इसमें प्लांट टाइप भी ऑर्गेनिज्म है और एनिमल टाइप भी है। वो भी है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स। वो भी है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। और वो भी है जिसमें क्लोरोफिल वाला कोई सिम्टम ही नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है, जैसे तुम्हारा स्लाइम मोल्ड हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका बाउंड्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another। ठीक है, ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्स एंड प्रोटोजोन्स। अब देखो, क्राइसोफाइट्स और डिनोफ्लैजेलेट्स, इनमें तुम्हारा क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। वहीं पे अगर तुम प्रोटोजोआ की बात करो तो इसमें तो कोई क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। समझ आ रहा है? मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब कि मैक्सिमम मेंबर कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाने वाले होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसीलिए इसका बाउंड्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये प्लांट से भी लिंक कर रहा है, एनिमल से भी लिंक कर रहा है और फंजाई से भी लिंक कर रहा है। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब देखो यार, बात तो सही है कि अगर ये तुम्हारा यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस तो सब में पाया जाता है ना भाई। यूकैरियोट तो सबका कैरेक्टरिस्टिक है ना। ठीक है, तो सॉरी, न्यूक्लियस तो सबका कैरेक्टरिस्टिक है ना। ठीक है, तो द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखो, अब बात आ गई रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे रिप्रोडक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का मेन पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का। तो एक हो गया तुम्हारा असेक्सुअल और दूसरा हो गया तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं तुमसे बात कर लेता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा दो टाइप से हो सकता है। क्या? पहला बाइनरी फिजन और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन। इन दो टाइप से तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्या क्या? पहला बाइनरी फिजन और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन तुम्हारा फिजन किसमें किसमें होता है? तो ये होता है तुम्हारा डिनोफ्लैजेलेट्स में, दूसरा क्राइसोफाइट्स में और तीसरा यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड्स में। और वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करूं स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर फॉर्मेशन की, तो ये तुम्हारा किस में होता है? ये तुम्हारा होता है स्लाइम मॉल्स में। यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताओ? नहीं है? अब देखो, अब इसको जानने का कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। देखो, मैंने तुमसे बात करा था कि मोनेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अमाइटोसिस के थ्रू होता है। सॉरी, अमाइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं अब तुमसे बात करूं कि प्रोटिस्टा में
माइटोसिस के थ्रू। वहीं अगर मैंने तुमसे बात करी थी यूग्लिनोइड्स की, तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया, ये है स्पोरेंजिया, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा भरा होता है स्पोर्स, और जब इन स्पोर्स को बर्स्ट आउट करके बाहर आना होता है तो क्या होता है, ये स्पोरेंजिया जो है ये बर्स्ट हो जाता है। और जैसे ही ये बर्स्ट होगा तो क्या होगा कि तुम्हारा ये स्पोर्स जो है ये यहाँ से बाहर आने लगेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो इसे हमने कहा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि होता है स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडी है, कोई दिक्कत? चलो, अब ये तो बात हो गई तुम्हारी प्रोटिस्टा की रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब अगर मैं तुमसे बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखा गया था किसमें, तो ये देखा गया था तुम्हारा प्रोटिस्ट्स में ही। किसमें? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तुम्हारा देखा गया था प्रोटिस्ट्स में ही। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले तुम्हारा होगा क्या, कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये होगा गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू, गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू। गैमीट फॉर्म हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, गैमीट फॉर्मेशन। अब देखो जैसे ही गैमीट फॉर्म हुआ तो गैमीट फॉर्म होने के बाद उसका क्या होगा, उसका होगा फ्यूजन। तो इसमें होगा फ्यूजन, जिसे कि हम लोग कहते हैं सिंगैमी। गैमीट फॉर्मेशन, इसका हुआ फ्यूजन, जिसे कि हम लोग बोले सिंगैमी। और ये फ्यूजन होने के बाद तुम्हारा फॉर्म क्या हो जाता है, तो तुम्हारा जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सबसे पहले किसमें पाया गया, वो पाया गया प्रोटिस्ट में। सेक्सुअल, अच्छा ये होगा कैसे, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा। जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उनमें होगा फ्यूजन, फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। और जैसे ही फ्यूजन हुआ तो वो क्या बना देगा, वो बना देगा जाइगोट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं तुमसे सिंगैमी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं तुमसे सिंगैमी की बात कर रहा हूँ, तो सिंगैमी तुम्हारा 3 टाइप का, सिंगैमी तुम्हारा 3 टाइप का। कौन कौन सा? पहला तुम्हारा आइसोगैमी, दूसरा तुम्हारा एनाइसोगैमी, और तीसरा तुम्हारा ऊगैमी। अब देखते हैं आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी तीनों को अलग अलग कि ये होता क्या है, ये क्या बला है, ठीक है। देखो जब मैंने तुमसे बात करी सिंगैमी की, सिंगैमी की, तो सिंगैमी के टाइप्स कितने हो गए, 3 टाइप्स हो गए। कौन कौन से? पहला आइसोगैमी, दूसरा है तुम्हारा एनाइसोगैमी, और तीसरा है तुम्हारा ऊगैमी। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं ये होता क्या है। तो देखो अगर मैं सबसे पहले आइसोगैमी की बात करूं, आइसोगैमी की बात करूं तो आइसो मीन्स सिमिलर, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों सिमिलर साइज के होंगे और उनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर सिमिलर इन साइज। तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा आइसोगैमी, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं एनाइसोगैमी की, तो एनाइसोगैमी में क्या होगा, अच्छा ये जो तुम्हारा आइसोगैमी है ये तुम्हारा कैसा हो गया, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गया, ठीक है। अब फिर मैं बात करता हूं एनाइसोगैमी की, एनाइसोगैमी की। तो एनाइसोगैमी में तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारे मेल एंड फीमेल गैमीट आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। एन जैसे ही आया मतलब दोनों सेम नहीं है, ठीक है, आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। अच्छा ये हो गया तुम्हारा दूसरा। और अब अगर मैं तुमसे बात करूं ऊगैमी की, तो देखो ऊगैमी में क्या होता है ना, तो फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। कैसी होती है, ये तुम्हारी फीमेल है, ठीक है, ये तुम्हारी फीमेल है। फीमेल कैसी होती है, बड़ी होती है
और नॉन मोटाइल होती है, तो लार्ज एंड नॉन मोटाइल। वहीं तुम्हारा मेल जो होगा ना वो कैसा होगा, तो वो छुटकू सा होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा मेल। तो मेल तुम्हारा कैसा होगा, वो छुटकू सा होगा और वो मोटाइल होगा, यानी कि स्मॉल एंड मोटाइल। तो उगैमी में क्या होगा, स्मॉल मेल है लेकिन मोटाइल मेल है, लार्ज फीमेल है बट नॉन मोटाइल है। तो इन दोनों में फ्यूजन होगा और उससे हमारा गैमिट फॉर्मेशन होगा, सॉरी उससे हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग उगैमी। अब समझ आया तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एनाइसोगैमी, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोले, सिंगैमी। सिंगैमी में क्या हुआ, 3 टाइप। आइसोगैमी, मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर है। दूसरा एनाइसोगैमी, इसमें मॉर्फोलॉजिकली दोनों डिसिमिलर है। और तीसरा उगैमी। तो उगैमी भी तुम्हारा कैसा हो गया, ये भी तो तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर ही हुआ ना, मॉर्फोलॉजिकली ये भी तो तुम्हारा डिसिमिलर ही हुआ ना। समझ आ रही है बात, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये 3 पॉइंट समझ आ गया अच्छे से। अब चलो, अब देखते हैं कि जब मैं यहां तक तुमसे बात कर लिया तो अब देखते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है प्रोटिस्टा में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 लाइन में, हर टॉपिक वाइज दिया है, बट मैं तुम्हें समझाता हूं कि वो होता क्या है। देखो यार, अगर तुम्हारा सिंगैमी हो रहा है, अगर तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि वहां पे मियोसिस होगा ही होगा, होगा ना भाई। तो अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस तुम्हारा कितने टाइप का होता है, मियोसिस तुम्हारा 2 टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा जाइगोटिक मियोसिस और दूसरा होता है तुम्हारा गैमेटिक मियोसिस। तो ये तो जानना पड़ेगा ना कि जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस में डिफरेंस क्या है, कहाँ जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा, कहाँ गैमेटिक मियोसिस हो जाएगा। तो बस अब उस पॉइंट को देखते हैं कि जाइगोटिक और गैमेटिक मियोसिस में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो, अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा पे। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा, देखो होता क्या है। तो 2 टाइप का मियोसिस मैंने तुम्हें बताया, एक कौन सा, जाइगोटिक मियोसिस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और दूसरा तुम्हारा क्या हुआ, गैमेटिक मियोसिस या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, पहला जाइगोटिक मियोसिस है ना। तो जाइगोटिक मियोसिस, इसका नाम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों पड़ा, हेप्लॉन्टिक मियोसिस इसको क्यों कहते हैं, इसका रीजन तो जानना पड़ेगा ना, किसी भी नाम को रखने के पीछे कोई वजह तो होगा ना। तो इसको हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, इसका हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं। तो देखो, सिर्फ जाइगोट को छोड़ के, तो देखो सिर्फ जाइगोट को छोड़ के बाकी जितने भी फेज है ना, जाइगोट को छोड़ के बाकी जितने भी फेज है ना, वो तुम्हारे कैसे हैं, वो तुम्हारे एन है, मतलब हेप्लॉइड फेज है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम नंबर जो है वो हेप्लॉइड फेज का होगा तो लाइफ साइकिल कैसी कहलाएगी, हेप्लॉन्टिक कहलाएगी ना। तो इसलिए जाइगोटिक मियोसिस को हम लोग हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं लूं तो मैंने लिया यहां एडल्ट, ठीक है। एडल्ट तुम्हारा कैसा होगा, ये हेप्लॉइड होगा, ठीक है। अब जब एडल्ट हेप्लॉइड है तो इससे तुम्हारा क्या हो, इसमें तुम्हारा क्या होगा, माइटोसिस होगा। और जब इसमें माइटोसिस होगा तो तुम्हारे क्या बनेंगे, 2 गैमीट बनेंगे। और वो 2 जो गैमीट बनेंगे वो भी तुम्हारे कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तुम्हारे 2 गैमीट बने हैं, इनमें तुम्हारा क्या होगा, इनमें तुम्हारा फ्यूजन होगा। और जिससे क्या बनेगा, फ्यूजन से तुम्हारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि तुम्हारा कैसा हो गया, 2n हो गया, ठीक है। तो जाइगोट तुम्हारा 2n हो गया। अब देखो, अब इस जाइगोट में क्या होगा, फिर जाइगोट में तुम्हारा मियोसिस होगा। तो जाइगोट में जो तुम्हारे मियोसिस हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस।
ठीक है। जाइगोट में जो तुम्हारा मियोसिस हुआ इसे हम बोले जाइगोटिक मियोसिस, और उससे फिर तुम्हारा एडल्ट जो बना वो तुम्हारा कैसा बन गया, वो बन गया हेप्लॉइड, ठीक है। इसलिए इस फेज को हम लोग हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तो हो गई जाइगोटिक मियोसिस या हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात। अब देखते हैं दूसरा जो कि है गैमेटिक मियोसिस या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटिक मियोसिस या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये देखते हैं ये क्या होता है। तो देखो, जाइगोटिक मियोसिस में हमने क्या बोला कि जाइगोट को छोड़ के सारा फेज जो है वो तुम्हारा हेप्लॉइड होता है, ठीक है। यहां पे सिर्फ गैमीट को छोड़ के सारा तुम्हारा फेज जो है वो कैसा होता है, वो तुम्हारा डिप्लॉइड होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसे हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। देखो कैसे, ये है तुम्हारा एडल्ट, ठीक है। एडल्ट यहां पे तुम्हारा कैसा हुआ, एडल्ट हुआ तुम्हारा 2n। अच्छा, जब एडल्ट तुम्हारा 2n है तो इसमें क्या होगा, गैमेटिक मियोसिस होगा, तभी तो गैमीट बनेंगे ना भाई। गैमीट तो कभी भी हैप्लॉइड होना चाहिए ना। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, गैमेटिक मियोसिस होगा। और जैसे ही गैमेटिक मियोसिस हुई तो यहाँ पे तुम्हारे जो गैमीट बने वो कैसे बने, वो हैप्लॉइड बने, ठीक है। अच्छा, जब ये तुम्हारे गैमीट बन गए, अब इनमें फिर क्या होगा, इनमें फ्यूजन होगा। फ्यूजन से तुम्हारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और फिर जाइगोट से तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो जाइगोट से तुम्हारा एडल्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो यहां पे मैक्सिमम फेज जो है वो तुम्हारा कैसा है, वो तुम्हारा डिप्लॉइड फेज है। वहां पे मैक्सिमम फेज तुम्हारा कैसा था, वो तुम्हारा हैप्लॉइड फेज था, इसीलिए उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम दिया। यहां तुम्हारा मैक्सिमम फेज कैसा है, तो डिप्लॉइड है, तो इसीलिए इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम दिया। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं फिर एनसीईआरटी पे। तो सम है फ्लैजेला और सीलिया, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कैसे किया वो समझा दिया मैंने, सेक्सुअली कैसे होता है वो समझा दिया मैंने, प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन क्या होता है ये मैंने बता दिया, एंड जाइगोट इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम लोग अगले पेज पे अगर चले तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है इनके टाइप्स, जो कि है क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स। कौन कौन सा, डायटम्स। डायटम्स को हम लोग बोलते हैं पर्ल्स ऑफ ओशियन, इसे कहा जाता है पर्ल्स ऑफ ओशियन, ठीक है। एंड गोल्डन अलगी, जिसका दूसरा नाम क्या है, डेस्मिथ्स। और ये जो गोल्डन अलगी या डेस्मिथ्स है इसे हम लोग कहते हैं जेवेल्स ऑफ सी। क्या कहते हैं, जेवेल्स ऑफ सी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट। अभी मैंने तुमसे बात करी थी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने क्या कहा था, दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, कहाँ, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाएंगे, मीन सल्टी वाटर में भी पाए जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखो, दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे हैं, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। क्या, देखो अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि फ्लोट पैसिवली, यानी कि इसका मूवमेंट कैसा होगा, तो भाई इसमें मूवमेंट होता ही नहीं है, ये इमोटाइल होता है। ये जानने की जरूरत है कि क्राइसोफाइट्स आर इमोटाइल। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, अगर ये इमोटाइल है तो ये फिर एक जगह से दूसरे जगह जा कैसे रहा है, तो फ्लोट कर रहा है ना। और फ्लोट क्यों कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, सोचो जरा, उसमें ऑयल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस कारण से वो फ्लोट कर रहा है पैसिवली, नॉट एक्टिवली, पैसिवली। तो देखो अब अगर मैं इसका मूवमेंट का बात कर लूं तो इसमें मूवमेंट कैसा हो गया, मूवमेंट अब्सेंट, यानी कि ये कैसा हुआ तुम्हारा, ये इमोटाइल हो गया, ठीक है, मूवमेंट इमोटाइल। अच्छा, फ्लोट ड्यू टू स्टोर्ड फैट। कोई दिक्कत? अब देखो, अब अगर मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा रहे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। हाँ भाई साहब,
कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इसमें कैरेक्टर किसका हुआ, प्लांट का हुआ या एनिमल का हुआ, प्लांट का हुआ ना। और अगर फोटोसिंथेटिक है यानी कि इसमें तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो तुम्हारा होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे क्राइसोफाइट्स में। अब देखो, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। तो इस अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो होता कैसा है, तो ये एक पोर्शन हो गया और इसके अंदर में ये तुम्हारा हो गया दूसरा पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं एपिथिका। ऊपर वाला पोर्शन है एपी मतलब ऊपर, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथिका। क्या कहते हैं, हाइपोथिका। अब इसमें तुम्हारा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, तो एक वैक्यूल हो गया और उसके साथ साथ तुम्हारा फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे, ये फैट्स। ये तुम्हारा फैट्स हो गया, फैट्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फैट ओनली दिस फ्लोट पैसिवली। ये लिख भी देता हूं यहां पे भी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फैट इट फ्लोट्स पैसिवली। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, फिर आ जाओ प्रीवियस पेज पे क्या है। सॉरी, तो विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स। तो भाई घर में साबुन की टिक्की तो देखी है ना, उसका स्ट्रक्चर भी तो कुछ ऐसा ही होता है। ऊपर से खोलो, साबुन रखो और फिर लगा दो। तो वो ऊपर वाला पोर्शन एपिथिका हो गया और नीचे वाला पोर्शन हाइपोथिका हो गया। ठीक है। दी वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका। किससे, सिलिका से। यानी कि अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो वॉल है ना, ये जो इसका सेल है ना, ये कैसा है, ये सिलिशियस सेल है, सिलिशियस सेल। और इस सिलिशियस सेल को नाम दिया जाता है क्या, इसे बुलाया जाता है फ्रस्ट्यूल, फ्रस्ट्यूल। ठीक है। तो देखो, दी वॉल्स आर इम्बेडेड विद सिलिका एंड दस दी वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो इसीलिए उसमें चूंकि सिलिका प्रेजेंट है और सिलिका जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ये वॉल्स, इसके वॉल्स कैसे हो जाएंगे, इंडिस्ट्रक्टिबल होंगे, यानी वो जल्दी खत्म नहीं होंगे। और अगर जल्दी खत्म नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ओशियन में अपना लेयर बनाते जाएंगे और एक बड़ा सा चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं सिलिशियस अर्थ। कोई दिक्कत है मेरे भाई, बताओ। तो देखो, thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। इस कारण से वो ओशियन में क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसे जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है। दिस एक्यूमुलेशन मीन्स उनका जमा होना ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज प्रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। उसी को हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है। बीइंग ग्रिटी। अब देखो, ग्रिटी मीन्स होता है तुम्हारा ग्रैन्युलर। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups। अब देखो, हार्ड सरफेस है, तो किसी भी चीज को अगर तुम्हें साफ करना है तो तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी हार्ड सरफेस को साफ करना है तो तुम नॉर्मल सॉफ्ट कपड़े से तो कर नहीं पाओगे। डायमंड को डायमंड ही काटता है ना भाई। तो उसी तरह इसका काम क्या होता है, तो ये तुम्हारा पॉलिश करने में और ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में काम आता है। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक। अच्छा, यहां तक तो बात कर ली। अब मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है रिप्रोडक्शन। तो अगर इतना कुछ हो गया तो इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानते हैं। तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है कैसा, मोस्टली एसेक्सुअल। ठीक है। और एसेक्सुअल में भी कैसा, तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है। लेकिन अगर सेक्सुअल होगा तो, इफ सेक्सुअल, अगर सेक्सुअल होगा तो क्या होगा, तो अगर ये सेक्सुअल होगा ना तो इसमें कैसा मियोसिस होगा, वो होगा तुम्हारा गैमेटिक मियोसिस। अभी मैंने तुमसे जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस के बारे में बात की थी,
ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये तुम्हारा होगा गैमेटिक मियोसिस। और इसमें जो तुम्हारा जाइगोट बनेगा ना, इसमें तुम्हारा जाइगोट भी तो बनेगा। अगर मियोसिस हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जाइगोट भी तो बनेगा ना। तो जो जाइगोट बनेगा, इसे कहाँ लिखूं, इसे लिखता हूं इधर, जाइगोट, सॉरी गलत लिख दिया, जाइगोट नॉन एज ऑक्सोस्पोर, ऑक्सोस्पोर। तो वो जो तुम्हारा जाइगोट बनता है ना, वो क्या कहलाता है, वो तुम्हारा कहलाता है ऑक्सोस्पोर। इसमें इतना, इससे ज़्यादा जानने वाली बातें है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बच गया, वो क्या, वो वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है ना, वो भी मेंशन कर ही लो। स्टोर्ड फूड जो होता है वो इसमें होता है क्या, एक तो मैंने तुम्हें फैट बताया ही था, फैट, एंड दूसरा होता है ल्यूको, सही से लिख देता हूं, फैट एंड ल्यूकोसिन। यहां तक कोई दिक्कत है? क्राइसोफाइट्स में बस इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा नहीं है। तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो इससे हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है मोस्टली, चीफ प्रोड्यूसर कौन है, तो क्राइसोफाइट्स है। एग्जाम्पल डाइटम, क्या है इसका, डाइटम्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद रिप्रोडक्शन कभी कभार पूछा जा सकता है, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन, और दूसरा कि अगर सेक्सुअल होगा तो कैसा होगा, गैमेटिक मियोसिस होगा, जाइगोट बनेंगे, और जो जाइगोट बनेंगे उस जाइगोट को हम लोग कहते हैं ऑक्सोस्पोर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट पे, वो है हमारा क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये नाम क्यों पड़ा पता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट, ठीक है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट, इसीलिए इसे कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। उसमें क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला इज एब्सेंट, ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन ये भी मेंशन कर लो कि इन क्राइसोफाइट्स फ्लैजिला एब्सेंट, हेंस नो मूवमेंट। अच्छा, ये हो गया। बट यहां पे तुम्हारा क्या है, तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा, और वो जो मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, वर्लिंग व्हिप लाइक मूवमेंट, वर्लिंग व्हिप लाइक मूवमेंट, ठीक है। इसे वर्लिंग व्हिप क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि इसमें जो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, वो दोनों 90 डिग्री पे है। कितने पे है, 90 डिग्री पे है। तो अब ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ठीक है, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, तो दोनों चूंकि स्पिन जो करा रहे हैं ना, वो इस तरह से करा रहे हैं कि वो गोल घूम रहे हैं, ठीक है, यानी वो वर्ल हो जा रहा है, घूम जा रहा है, स्पिन हो जा रहा है, इसीलिए इसे कहे, क्या बोले हम लोग, इसे बोले वर्लिंग व्हिप लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो देखो, अच्छा, इसे डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नाइट लाइट या फिर फायर अलगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट लाइट या फिर फायर अलगी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही अलगी नाम आएगा ना, ठीक है, बुला रहे हैं फायर अलगी, है क्या, प्रोटिस्टा, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि फायर अलगी किसे कहते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये डाइनोफ्लैजिलेट्स को कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आते हैं किस पे, तो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, मराइन है, ये तो चलो समझ में आ गया। वो कैसा था, क्राइसोफाइट्स कैसा था, तो फ्रेश वाटर में भी रह सकता था और मराइन में भी रह सकता था, ये मोस्टली मराइन है, ठीक है। और दूसरा फोटोसिंथेटिक, तो अगर भैया ये फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा तो कौन कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ इसमें कुछ और पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से पिगमेंट होते हैं, तो एक होता है तुम्हारा अल्फा कैरोटीन और दूसरा तुम्हारा ज़ैंथोफिल। ये अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा, YGBBR, क्या, YGBBR, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड।
अच्छा, अगर ये दिख रहा है तो ये क्यों दिखेगा भाई? क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, तभी तो पिगमेंट के कारण ही तो कलर आता है ना। ज़ैंथोफिल है, येलो कलर देगा ना देगा? समझ आ रही है बात? इसीलिए इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तो प्रेजेंट होती ही है, उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? तो तुम्हारा ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है और अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? तो देखो, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल्स, ठीक है, ये तुम्हें समझ आ ही क्या होगा। दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। क्या? सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। अब देखो, क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्राइसोफाइट्स में कैसा प्लेट था? सिलिशियस था ना। क्राइसोफाइट्स में सिलिशियस प्लेट है, इसमें कैसा है? सेलुलोजिक प्लेट है, याद रखना। तो देखो, मोस्ट ऑफ देम, अच्छा ये भी कि ऑन द आउटर सरफेस, अगर तुम्हारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया और उसमें इनर सरफेस का जिक्र कर दिया गया तो वो भी गलत होगा। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, इसीलिए तो नाम डाइनोफ्लैजेलेट्स है ना भाई, क्योंकि इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली इस टाइप से और वन लाइज परपेंडिकुलरली इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इसे ही हमने कहा वर्लिंग विप लाइक मूवमेंट। समझ आई बात? One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम तो मैंने ऐड ही नहीं करा यार, ऐड करा तो होगा भाई, नहीं करा। चलो मैं बना देता हूँ, है ना। देखो कैसा होता है, तो एक तुम्हारा कैनोनिकल शेप हो गया और इसके नीचे यहाँ तुम्हारा फरो प्रेजेंट हो गया, ये फरो, और इसके ठीक नीचे फिर तुम्हारा दूसरा प्रेजेंट हो गया। तो और इसी पे तुम्हारे क्या प्रेजेंट है? तो इसी फरो के बीच में तुम्हारे क्या प्रेजेंट है? तो फ्लैजेला प्रेजेंट है, वन लॉन्गिट्यूडनली एंड वन ट्रांसवर्सली, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना। चलो, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, एग्जाम्पल गॉनी ओलेक्स। कौन सा? गॉनी ओलेक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड। यानी कि वो इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि लगता है कि पूरा भर गया हो, समुद्र भर गया हो, और वो लाल कलर का होता है। तो वो समुद्र को कैसा अपीयर कराते हैं? रेड अपीयर कराते हैं, ठीक है। कौन सा? गॉनी ओलेक्स। अभी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें और भी एग्जाम्पल्स अभी नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम, गॉनी ओलेक्स के थ्रू क्या रिलीज हुआ? टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जो होता है, इस टॉक्सिन का नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। ये रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। कोई दिक्कत? टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कि उसमें प्रेजेंट फिशेज जो है वो मर सकती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसमें जो कुछ जैसे कि तुम्हारा क्या बच गया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सबसे पहले मैं तुमसे बात कर लेता हूँ रिप्रोडक्शन की। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसमें मोस्टली एसेक्सुअल होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली एसेक्सुअल है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, तो वो कैसा होगा? वो होगा तुम्हारा जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस वहां पे कैसा था? वहां पे कैसा था? गैमेटिक मियोसिस था। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या हुआ? कैसा लाइफ साइकिल? तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो, ये तो मैंने बात कर ली। अच्छा, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, लेकिन एग्जांपल्स लिख लो, थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल्स है तुम्हारे, सबसे पहला सेरेटियम, ठीक है। गॉनी ओलेक्स तो इसमें दिया हुआ ही है। फिर पायरोसिस्टिस, फिर जिम्नोडियम, ठीक है, और एक और नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका को हम लोग सी घोस्ट भी बोलते हैं। नॉक्टिलुका को सी घोस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रोटोप्लाज्म में एक प्रोटीन मौजूद होता है। और वो कौन सा प्रोटीन है?
इसका नाम है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। और ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जो है ना, वो क्या करता है, तो वो उसे चमकने में मदद करता है। ठीक है, ये रात को चमकता है, तो अगर चमकेगा, रात को चमकेगा, तो वो कैसा लगेगा, भूत की तरह लगेगा ना। अंधेरे में एकदम से कुछ चमके तो वो भूत की तरह लगेगा ना। इस कारण से इसे हम लोग सी घोस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी बस इतना था, इसे आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके जो 3 बचे हुए हैं, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स और प्रोटिस्टा, इसे ख़त्म करके फिर हम लोग चले जाएंगे अलगी की तरफ, सॉरी फंजाई की तरफ, है ना। चलो टाटा बच्चों, यार पढ़ाई अच्छे से करो, ज़ोर शोर से करो, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ यार, मेहनत लगता है, काम करते हैं मेहनत लगता है, तुम लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करवा दो, है ना। और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दिया करो, कुछ जा तो रहा नहीं है ना। चलो मैं थोड़ा सीरियस टाइप का मास्टर हूँ यार, क्या करूँ इस कारण से। ठीक है, आगे भी देखेंगे, थोड़ी हंसी मजाक भी होंगी, बट इट्स ओके। अभी ये टॉपिक ही बोरिंग है, इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। अब प्लांट में मैं तुम्हें दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता ना, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा देखो, अच्छे से करो, सीरियसली करो, और जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, PYQ लगा के देखना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे यार, ठीक है। यूग्लिनोइड्स, कलर चेंज, चलो देखो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। कहाँ पे? फ्रेश वाटर में रहने वाला है। इससे पहला कहा था मोस्टली आर सलाइन, ठीक है। बट ये कहाँ रहता है? ये फ्रेश वाटर में रहता है। अच्छा अब देखो, फ्रेश वाटर में तो रहता है, तो फ्रेश वाटर में क्या क्या आता है? रिवर भी आता है भाई, ठीक है। बट ये रिवर में नहीं रहता, ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में रहता है। ये पॉन्ड में हो सकता है, लेकिन बहते हुए नदी में ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पानी ठहरा हुआ होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर लिखा हुआ भी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। देखो इसमें सेल वॉल क्या है? अब्सेंट है। अच्छा, अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो ये किस में जाना चाहिए था? ये एनिमल में जाना चाहिए था, ठीक है। सेल वॉल अगर अब्सेंट है भाई तो ये एनिमल में जाएगा ना। लेकिन आगे क्या आ जाता है वो देखो, फिर इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। दे हैव 2 फ्लैजेला। कितने फ्लैजेला है? 2 फ्लैजेला। इससे ऊपर वाला जो था डाइनोफ्लैजेलेट्स जो था, फ्लैजेला उसमें भी 2 ही थे, लेकिन वो कैसे थे? 90 डिग्री पे थे। एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्स था। बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक फ्लैजेला तुम्हारा छोटा होगा और एक फ्लैजेला तुम्हारा बड़ा होगा, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? सेल वॉल अब्सेंट है, सेल वॉल अब्सेंट है, तो ये जाना चाहिए किस कैटेगरी में? ये जाना चाहिए एनिमल के कैटेगरी में। बट फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब एनिमल में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे इसे किस में रखना चाहिए था? प्लांट में रखना चाहिए था। लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे थे, तो इसलिए इसे किस में रख दिया गया? चूंकि ये सिंगल सेल्ड है तो इसे किस में रख दिया गया? इसे प्रोटिस्टा में फाइनली रख दिया गया। समझ आया? अच्छा अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ भाई, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी कि इसके पास क्लोरोफिल भी होगा, और क्लोरोफिल होगा तो कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो वो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। और अगर क्लोरोफिल है तो कुछ पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे, तो इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम है जियाजेंथिन। क्या? जियाजेंथिन, ये पिगमेंट इसमें पाया जाता है। समझ आई बात? तो देखो, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs। अगर सनलाइट मिलेगा तो भाई चूंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फूड खुद से बना लेगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसे सनलाइट नहीं मिला, अगर इसे सनलाइट नहीं मिला तो ये क्या करेगा? ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में जाके अपना खाना लेगा। तो दोनों न्यूट्रिशन हो रहा है, ऑटोट्रॉपिक भी हो रहा है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो रहा है। इसीलिए अगर मैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो वो मैं तुम्हें यहां लिख देता हूं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये इसका मिक्सोट्रॉफिक हो जाता है। इस मोड को, जिसमें ऑटोट्रॉफिक वे में भी और हेटेरोट्रॉफिक वे में भी, दोनों वे में खाना बनाया जा सकता हो, इसे हम लोग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? वो हो गया तुम्हारा मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक। इंटरेस्टिंगली
The pigment of euglenoids are identical to those present in higher plants. अच्छा, हायर प्लांट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता था? तो वो जेंथोफिल था, जेंथोफिल था। और जेंथोफिल का ही एक टाइप होता है जियाजेंथिन, जो स्पेसिफिकली इसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत यूग्लिना में? इसका एग्जांपल यूग्लिनोइड से, इसका एग्जांपल यूग्लिना है, यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझ आई बात? तो इसमें टोटल तुम्हारा यही पॉइंट था। एक पॉइंट जो नहीं दिया है एनसीईआरटी में बट आ सकता है, वो लिख लो कि इसमें जो स्टोर्ड फूड होते हैं ना, इसमें जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो पैरामाइलम एंड फैट होते हैं। पैरामाइलम एंड फैट, ये इसके स्टोर्ड फूड हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यही तुम्हारा यूग्लिना का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यूग्लिना में एक लॉन्ग फ्लैजेला दिया है और यहीं पे एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यूग्लिनोइड्स कंप्लीट। अब आते हैं किस पे? स्लाइम मॉल्स पे। देखो स्लाइम मॉल्स, स्लाइम मॉल्स को हम लोग फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। फॉल्स फंजाई वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले इसे फंजाई में रखा गया था और बाद में इसे प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? वो हो गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टियन फंजाई, सॉरी प्रोटिस्टियन फंजाई, ठीक है। अब देखो स्लाइम मॉल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। कैसा है? सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या हुआ? किस पे खाएगा? तो डेड और डिकेड पे खाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये डेड एंड डिकेड पे खा रहा है यानी कि उसे ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग डिकम्पोजर भी कहते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material। मतलब डेड एंड डिकेड के ऑर्गेनिक मटेरियल को खा के खुद को सस्टेन करता है अंडर सुइटेबल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब देखो भाई, कोई भी अगर ग्रो करेगा, तुम्हें ही अगर ग्रो करना है, मुझे ही अगर ग्रो करना है, तो हम लोग कब ग्रो कर सकते हैं? किसी फेवरेबल कंडीशन में कर सकते हैं ना। अब तुम्हारे लिए अगर एडवर्स कंडीशन ला के दे दिया जाए, ठीक है, मान लो तुम्हें कहीं पे दौड़ के फर्स्ट प्राइज जीतना है, ठीक है, और तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारे साथ और भी कॉम्पिटेंट दौड़ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स रख दिए जाए, तो तुम दौड़ के जीत पाओगे क्या? नहीं जीत पाओगे ना। वो तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ये भी फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है, कैसे? तो प्लाज्मोडियम के थ्रू, ठीक है। समझ आई बात? अच्छा, और अगर मान लो अगर इसे अनफेव कंडीशन मिल जाएगा तो क्या होगा? अनफेव कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? छुपना पसंद करते हैं ना, ठीक है। तो ये भी अपने चारों ओर फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स जो है उसके ऊपर में प्रेजेंट रहेगा। समझ आई बात? फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसके अंदर ये खुद को रखेगा और स्पोर्स उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ऊपर वाले सरफेस पे सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखो, ड्यूरिंग अनफेव कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बनाती है बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और उसमें स्पोर्स कहाँ पे होता है? तो वो स्पोर उसके टिप पे होता है। स्पोर्स एट देयर टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, ठीक है। क्या? इसका जो स्पोर है उसका वॉल जो होता है वो ट्रू वॉल होता है। कोई दिक्कत? देखो, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। अच्छा, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट क्यों हुआ? ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास सेल वॉल है भाई। सेल वॉल होने के कारण ये अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेता है। समझ आई बात? उसे स्टेबिलिटी मिल जाती है। समझ आई बात? तो देखो, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है। दी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। अच्छा, वो स्पोर्स जो है वो कैसे आगे मूव करेगा? तो वो मूव करेगा तुम्हारा एयर करंट के थ्रू, ठीक है, मतलब हवा में वो मूव करेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है तो वो एक एग्जाम्पल भी नोट कर लो। और इसका एग्जाम्पल है कौन? तो इसका एग्जाम्पल है फिजा रम, ठीक है, फिजा रम इसका एग्जाम्पल है। चलो, स्लाइम मॉल्स में इतना ही था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है हमारा क्या? प्रोटोजोन्स। तो देखो, अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूँ ना, तो प्रोटोजोआ जो होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो अगर सेल वॉल एब्सेंट है
तो इसका कैरेक्टर किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो इसका जो सबसे पहला लेयर होगा वो कौन सा होगा, वो लेयर होगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का, और ये जो सेल मेम्ब्रेन का लेयर है इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा लेम्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेम्मा। तो ये मैं लिख देता हूं कि प्रोटोजन्स सेल वॉल absent, outer layer made of cell membrane known as plasma lemma, plasma lemma, ठीक है, इसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा। अच्छा, और ये जो है ना, ये प्रोटोजोन्स जो है ना तुम्हारा, ये डाइवर्स ग्रुप है। क्या है, डाइवर्स ग्रुप है। किसका डाइवर्स ग्रुप है, तो ये तुम्हारा डाइवर्स ग्रुप है यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा का, ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। मीन्स इसमें तुम्हें हर तरह के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, किसमें, प्रोटोजोन्स में। तो देखो अब देखते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक। अब जाहिर सी बात है यार कि अगर मान लो सेल वॉल एब्सेंट है तो वो प्लांट वाला कैरेक्टर तो हुआ नहीं ना, तो अगर वो प्लांट वाला कैरेक्टर नहीं हुआ तो वो एनिमल का कैरेक्टर हुआ, और एनिमल्स होते कैसे हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये भी कैसे होंगे, ये भी हेट्रोट्रॉप्स होंगे। एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। प्रीडेटर मतलब किसी को मार के खाने वाले, और पैरासाइट मतलब जिंदा को खाने वाले, ठीक। दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। कौन सा, प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है तुम्हारे प्रोटोजोन्स को। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, जिसके बारे में अभी हम लोग एक एक कर बात करेंगे कि कौन कौन सा है। एमीबॉइड प्रोटोजोन है, सबसे पहला तुम्हारा कौन सा है, वो है तुम्हारा एमीबॉइड प्रोटोजोन। दूसरा तुम्हारा कौन सा है, सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है। तीसरा तुम्हारा कौन सा है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। और चौथा तुम्हारा कौन सा है, स्पोरोजोन, ठीक है। कोई दिक्कत, एक एक करके अभी इन सबको। तो देखो सबसे पहला क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन। ये जो है ये तुम्हारा एक ग्रुप है सार्कोडीन। कौन सा, सार्कोडीन, उसके मेंबर है सारे अमीबॉइड प्रोटोजोन। देखते हैं क्या है। दीज ऑर्गेनिज्म्स लिव इन फ्रेश वाटर, कहाँ, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन वाटर में भी रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल। देखो अभी तक जो तुम्हें मिल रहे थे ना, वो या तो फ्रेश वाटर में मिल रहे थे या फिर मराइन वाटर में मिल रहे थे, लेकिन ये तुम्हें फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर, और जो मॉइस्ट सॉइल होता है ना, मीन्स जहाँ बहुत कम थुलथुला पानी है, ठीक है, मिट्टी है लेकिन भीगी मिट्टी है, वहां पे भी ये पाए जाएंगे। कौन, एमीबॉइड प्रोटोजोन। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसको कि हम लोग फॉल्स फिट भी बोलते हैं। क्या, फॉल्स फिट। स्यूडोपोडिया बाहर निकाला, कैप्चर किया प्रे को, और उसके बाद उसे खा गया। एज इन अमीबा। अब देखो ये जो अमीबा है ना, इसके बारे में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ओनली asexual reproduction only present in amoeba, ठीक है। क्या कि अमीबा में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रेस्ट जितने भी हैं उसमें तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन अमीबा में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल भी पैदा नहीं होता, ठीक है। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। कहाँ पे, सरफेस पे। अब देखो सिलिका सेल्स किसके कैरेक्टर्स थे, तो वो तुम्हारे क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टर्स थे ना, लेकिन इसमें भी प्रेजेंट है, यानी इसमें बहुत उथल पुथल है यार, हर किसी का कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तुम इसे कैटेगराइज कर ही नहीं सकते प्रॉपरली, समझ गए। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। अच्छा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एग्जाम्पल तुमने सुना ही होगा। तो ये जो है क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है कैसा होता है, तो ये पैरासिटिक होता है, एंटामीबा इज पैरासिटिक। और एग्जाम्पल ये किसका है बताओ, एमीबॉइड प्रोटोजोन का है ना, ये याद रखना। तो एंटामीबा, वैसे भी एंटामीबा, ठीक है, अमीबा, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जांपल हो गया। ये था तुम्हारा पहला। अब आते हैं दूसरा, जो कि है तुम्हारा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। कौन सा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। तो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग होगा या फिर पैरासिटिक होगा। और फ्लैजेलेटेड नाम ही से आ रहा है कि दे हैव फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है।
दी पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा। इसमें भी जो पूरा नाम है वो क्या है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ठीक है, इससे होता है तुम्हारा मच्छर के काटने से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। मच्छर का नाम है सेसेफ्लाई। याद आ रही है कुछ? ह्यूमन हेल्थ है, तुमने तो ड्रॉपर जो हो वो तो कनेक्ट कर ही रहे हो गया। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। और इस मॉस्क्यूटो के काटने से होता है तो वो सेसेफ्लाई। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ, सेसेफ्लाई वेक्टर है इसका, से फ्लाई इसका वेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें जो फ्लैजेला दिया हुआ है ना, तो या तो ये सिंगल फ्लैजेला भी हो सकता है, ठीक है, डबल फ्लैजेला भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक फ्लैजेला, दो फ्लैजेला या बहुत सारे फ्लैजेला भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ आई बात? तो देखो, अब आते हैं कौन सा? सीलिएटेड प्रोटोजोन पे। दीज आर एक्वेटिक। अच्छा, ये एक्वेटिक तो है, लेकिन ये है कैसा? तो ये मैं पेन चेंज कर देता हूँ अब, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा पूरा। ये तुम्हारा है मोस्टली फ्री लिविंग। कैसा है? फ्री लिविंग। और अगर फ्री लिविंग नहीं हुआ तो कुछ कैसा होगा? सम आर पैरासिटिक। तो कुछ जो है वो तुम्हारा पैरासिटिक हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब यार सीलिया प्रेजेंट है तो वो तो उसको मूवमेंट में ये करेगा ही ना, वो तो उसे मूव करने में हेल्प करेगा ही ना, तो इसीलिए एक्टिवली मूव कर रहा है। दे हैव ए कैविटी। क्या होता है? कैविटी। अब देखो होता क्या है कि इसका सामने में एक कैविटी है, मतलब माउथ है। ठीक है, अब जो पानी आ रहा है, क्योंकि ये पानी में है, अब जो पानी आ रहा है उसमें फूड है। ठीक है, तो वो पानी इसके अंदर चला जाएगा, और जब वो पानी इसके अंदर जाएगा तो कैविटी के एंड में जो है, कैविटी के एंड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा वैक्यूल। ठीक है, तो वहां पे सारा खाना तुम्हारा जाके स्टोर हो जाएगा। वैक्यूल होता है कैविटी के एंड में। तो पानी आया, पानी अंदर गया, उसके साथ सारे भोजन भी गए, वही उसी कैविटी गलेट के थ्रू, जिसको हम लोग गलेट कह रहे हैं, और उसके बाद उससे वो फूड निकाल के फिर पानी बाहर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो देखो, टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस the coordinated movement of rows of cilia moves the water laden with food to be stirred into the gullet। अब देखो, ये जो सीलिया है उसमें फूड लिया कैसे जा रहा है वो तुम्हें बताता हूं। देखो, अगर मान लो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो पानी पास हो रहा है। ठीक है, पानी पास हो रहा है जिसमें कि तुम्हारे बहुत सारे कंकड़ पत्थर है, प्लास्टिक है, वेस्ट है, बहुत कुछ है। ठीक है, अब उसके आगे अगर जाली लगा दी जाए तो उससे तो पानी छनने लगेगा ना, वो सारे तो बाहर हो रह जाएंगे ना। तो यहाँ पे तुम उसी वेस्ट को एग्जांपल समझ लो कि वो फूड है। ठीक है, अब वो जो सीलिया है, जैसे ही उससे वो पानी फ्लो करेगा तो वो सीलिया उस फूड को कैप्चर कर लेंगे। सीलिया से, ये जो सीलिया है इससे बहते हुए पानी जा रहा है। अब ये जो पानी आगे बढ़ रहा है तो सीलिया क्या करेगा? उससे फूड को निकाल लेगा। ठीक है, और वही फूड उसके काम आ जाएगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के काम आ जाएगा खाने पीने में। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। ये मैं लिख भी देता हूँ, जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था? कि फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ गलेट। ठीक है, चलो अब आते हैं स्पोरोजोन्स पे। किस पे? स्पोरोजोन्स पे। स्पोरोजोआ जो है ना, ये किसका पार्ट है? स्पोरोजोन्स किसका पार्ट है? तो ये फाइलम स्पोरोजोआ का पार्ट है। किसका पार्ट है? फाइलम स्पोरोजोआ। ठीक है, और इसमें जो है ना, इस स्पोरोजोन्स में सारे के सारे पैरासिटिक हैं। कैसे हैं? पैरासिटिक हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने वाले हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सस्टेन करके वो अपना फूड ऑब्टेन करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऑल आर पैरासाइट्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट मैं लिख देता हूं कि ऑल आर पैरासाइट्स। ठीक है, देखो, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये तुम कहाँ पढ़ोगे पता है? स्पोर लाइक स्टेज। मलेरिया जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तो या जो ड्रॉपर होगे वो पढ़ भी चुके होगे, तो उसमें तुम्हें पता होगा कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये अपने आप को स्पोर लाइक स्टेज में ग्रो करवाते हैं। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। अच्छा, मोस्ट डेडली कौन सा है वो भी लिख लो। मोस्ट डेडली
मोस्ट डेडली स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ वो कौन सा है तुम्हारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग का मतलब होता है रिसीडिंग, मतलब खत्म तक कर सकता है, इतना खतरनाक होता है कि वो खत्म तक कर सकता है। तो ये थी तुम्हारी पूरी प्रोटिस्टा फैमिली कंप्लीट।